गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। अब बात बंद बंद हो जाओ बस। ठीक है, अब नो एक्स्ट्रा टॉक्स, ओनली पढ़ाई हो गया, बर्थडे सब कुछ हो गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाज द टॉपिक विच वी लेफ्ट प्रीवियसली। हमने तीनों टॉपिक्स का क्वेश्चंस पहले कर लिए। शौर्य, एक बार क्या नाम है तेरा, संयम, एक बार और अगर मस्ती करी तो यहाँ बिठा दूंगा मेरे बगल। ठीक है, हाँ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का डेफिनेशन रह गया था, क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि क्वेश्चंस हमने तीनों के एक ही फ्लो में कर डाले थे, बार ग्राफ के और हिस्टोग्राम के और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के। बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता कैसे है, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल पार्ट के क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, केवल ये आता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। केवल आपको थ्योरेटिकल आंसर देना होता है, बनाना नहीं होता है थ्योरेटिकल। तो आप कैसे आंसर दे सकते हो? लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। A frequency polygon is a polygon। पहली बात तो ये एक पॉलीगन है, ऑब्वियसली नाम ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है तो पॉलीगन तो होगा ही। फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये बनता है। अब किसके मिड पॉइंट्स को? टॉप ऑफ ऑल द बार्स, जितने भी बार्स हमने बनाए हैं उनके जो टॉप बनाए हैं, टॉप मतलब उनकी छत बनाई है, उन छत के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनता है। बार्स मतलब रेक्टेंगल्स, ठीक है। ड्रॉन इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बनाने के प्रोसेस के अंतर्गत कुछ बार्स बनाने पड़ते हैं, कुछ रेक्टेंगल्स बनाने पड़ते हैं। उन बार्स या रेक्टेंगल्स के टॉप्स भी बनाने पड़ते हैं, उन टॉप्स के मिड पॉइंट्स होते हैं। उन मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करके जो पॉलीगन बनता है, उस पॉलीगन को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इट कैन बी ड्रॉन विथ और विथआउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। फिर ये चीज भी क्लियर हो गई कि हिस्टोग्राम बनाकर या बिना बनाए, दोनों ही प्रोसेस से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हिस्टोग्राम बनाने के बाद ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा, और उसको बनाए बिना भी हम इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। तो हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज कर चुके थे, केवल एक ही डेफिनेशन बची थी। अब आज हम क्या करेंगे, शॉर्ट में, ज्यादा डिटेल में नहीं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि इसकी जो अगली कड़ी होती है एनालिसिस वाली। हमने क्या सीखा था? तीन स्टेप्स होते हैं मैनेजमेंट ऑफ डेटा में। पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तीसरा एनालिसिस ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में सीखा, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा होता है। प्रेजेंटेशन के बारे में डिटेल में सीखा हमने, जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाया, बार ग्राफ्स बनाया, हिस्टोग्राम, सब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का पार्ट था। अब प्रेजेंटेड डेटा को एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ डेटा में हमारे पास फोर्थ एक्सरसाइज और भी थी लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में। इस साल वो कट गई, बट आप कह रहे हो कि आपकी किसी किसी स्कूल में करवाई जा रही है, और करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगले साल तो आएगा ही आएगा, अगले साल तो पूरा चैप्टर 4 एक्सरसाइजेस मीन मीडियन मोड की। तो एटलीस्ट इस साल हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लेंगे तो अगले साल के लिए थोड़ा रेडी रहेंगे। ठीक है, इतना ज्यादा लोड नहीं रहेगा, क्योंकि पढ़ना तो है ही। और 10th आई गई, अब किसका वेट कर रहे हैं? आई गई तो पढ़ लेते हैं, और इस बहाने जो आपके जो कुछ स्कूल्स में चल रहा है ये टॉपिक, उनका भी कवर हो जाएगा। मान लो उनके पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है एग्जाम में भी आए उनके। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, आज की क्लास बस, ज्यादा नहीं, कल तो फिर टेस्ट लेना। ये आज की क्लास में अपन देखते हैं मीन मीडियन मोड होता क्या एक्चुअली। ओके, सो ये हो गया नोट डाउन, देखेंगे वो, चलो बात की बात है। मीन मीडियन मोड बहुत सरल सी चीज है, आपको आपको कॉलेज से ले लो सर, इतनी सरल चीज, स्कोरिंग है क्या? और नहीं, बस आप मीन मीडियन मोड की तरफ चल रहे हैं। ये थर्ड एंड द फाइनल स्टेप होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब ऊपर नहीं करेंगे, बाद में वीडियो से लिखना। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, नोटेड डाउन द टॉपिक। हाँ, बस वहीं तक था, विद और विदाउट हिस्टोग्राम, उसके बाद कुछ भी नहीं था। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो कहते हैं आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस, एक बार रिकैप करवा रहा है वो चीज। सबसे पहले कलेक्टिंग किया डेटा का, कहां से? या तो प्राइमरी सोर्सेस से या फिर सेकेंडरी सोर्सेस से। फिर क्या किया? ऑर्गेनाइज किया, उसको अरेंज किया ढंग से।
प्रेजेंट किया, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग इट, उस डेटा को हमने ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट किया कैसे, थ्रू टेबल्स, टेबल्स के थ्रू किया, बार ग्राफ्स बनाए, हिस्टोग्राम्स बनाए और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाए। ये सब करने का फायदा तो तब है जब आगे जब एनालिसिस कर सके। तो ये सब करने के बाद अब अपन फाइनली एनालिटिकल पार्ट पे पहुंच चुके हैं। हो गया नोट डाउन यहां तक? एक्सेट्रा, एक्सेट्रा इसलिए लिखा है क्योंकि ये तो तरीके हमने सीखे हैं, टेबल्स बनाना, बारग्राफ्स बनाना, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये तो हमने सीखे हैं। और भी तरीके होते हैं जैसे पाई चार्ट्स, वो तो हमने सीखे ही नहीं। एक्सेट्रा मतलब और भी होते हैं, हमने ये 2-3 तरीके सीखे हमारे कोर्स के हिसाब से। नहीं, हाँ पिछले साल था। द नेक्स्ट स्टेप इज टू, अब इतना सब कुछ करने के बाद अगला स्टेप क्या है? द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द ऑर्गेनाइज्ड डेटा। देखो इधर देखो, मेरी बात सुनो। कलेक्शन कर दिया तो कलेक्टेड डेटा को ऑर्गेनाइज करो, ऑर्गेनाइज कर दिया तो ऑर्गेनाइज्ड डेटा को एनालिसिस। तो अब हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड डेटा है इस समय, उसको क्या करना है? अब एनालिसिस करना है। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज विच डेटा? ऑर्गेनाइज्ड डेटा। सीधे कलेक्टेड डेटा को कलेक्टेड डेटा को एनालिसिस नहीं करेंगे, कलेक्ट करके और एनालिसिस करने लगे, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है ना, जैसे बाजार से सब्जी लाए तो पहले उसको धोएंगे उसके बाद कढ़ाई में डालेंगे, लाते थोड़ा डाल देंगे। तो उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, पहले छीलेंगे, काटेंगे, जो भी करना है, एंड देन उसको फिर प्रोसेस एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज डेटा को हम क्या करने वाले हैं? अब एनालाइज करने वाले हैं, इंटरप्रेट करने वाले हैं। थ्रू व्हाट? कैसे करते हैं सर ये? वेरियस टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के कुछ टूल्स हैं जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, CID है, सबूत ढूंढ रहा है कुछ? नहीं, ऊपर नहीं होगा। एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट आउट ऑफ द डेटा, और उस डेटा में से रिजल्ट इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है रिजल्ट निकालना। ठीक है, इंटरप्रिटेशन मतलब कुछ कंक्लूजन, कुछ सॉल्यूशन निकालना। ओके, तो सर वो जो टूल्स थे वो बता रहे थे, कौन से टूल्स हैं वो? पेज कस पाना, कौन से टूल्स है स्टैटिस्टिक्स, हम डेटा को एनालाइज करेंगे। तो 2 तरीके के टूल्स होते हैं, मेरे साथ बोलेंगे। पहले तरीके का टूल्स होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बोलो, यहाँ पे मेजर करने का मतलब नापना नहीं, मेजर का मतलब नापना भी होता है, लेकिन मेजर का मतलब एक और होता है उपाय। मेजर का मतलब क्या होता है? उपाय। जैसा मैं समझ कोई प्रॉब्लम है, मैं कहूंगा व्हाट आर द मेजर्स, यानी कि क्या होगा सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पहले मेजर्स है सेंट्रल टेंडेंसी के, मेजर्स ऑफ सेंट्रल, और दूसरे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। दूसरे क्या है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन आएगा 11th में, सेंट्रल टेंडेंसी आएगा 10th में। तो अभी अपन केवल सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स के बारे में बात करेंगे, होते वो भी हैं, थोड़ा माइंड में रखना है बस। जब 11th में आएगा तो आपको याद आएगा कहां से कहां को। ठीक है, 11th में आने के लिए पहले आपको 11th में आना पड़ेगा, उसके लिए 10th क्लियर करनी पड़ेगी। 10th में तो आएगी भाई, उसको क्लियर करनी पड़ेगी, तब जाके 11th में आएगा। तो आ जाएगा। हाँ, सेटिंग है क्या आगे तक, जितनी कॉन्फिडेंटली बोल रहा है? चलो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 होते हैं जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं। मीन, मीडियन, मोड। कहां गए? मीन, मीडियन, मोड। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हेडिंग डालो, और 3 तरीके की मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं, जिसको हम कहते हैं मीन, मीडियन, मोड। ये जो सामने लिखा हुआ है उसका नोटेशन है, जो सामने लिखा हुआ है क्या है इसका? नोटेशन। ठीक है, देखो ये तो है नोटेशन। ठीक है, इधर देखो, पहले तो उनके नाम, नाम है मीन, मीडियन, मोड, फिर नोटेशन बताते हैं। तो मीन का नोटेशन होता है एक्स बार। क्या होता है? एक्स बार। मीडियन का नोटेशन होता है कैपिटल एम, है ना, कोई का मीडियन निकालो तो आप कैपिटल एम निकालने वाले हो, इसका शॉर्ट फॉर्म है लिखने का, कैपिटल एम। और मोड को लिखने का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कैपिटल जेड। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म पता चल गई, या नोटेशन पता चल गया, इनका निक नेम कह लो, इनका निक नेम। अब इनका मतलब, तो इनका मतलब बेटा इसी जगह समझ लो, इनका मतलब इसी जगह समझ जाओगे तो क्वेश्चन यूं ही सॉल्व होंगे। देखो, मीन का मतलब होता है, अच्छा मीन को अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, याद रखना। मीन को हम
अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। तो कोई मीन बोले या अर्थमेटिक मीन बोले एक ही बात है, दो अलग अलग बातें नहीं है। ठीक है, तो मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट एंट्री, मिडिल मोस्ट एंट्री। और मोड का मतलब होता है मैक्सिमम रिपीटेड एंट्री, मैक्सिमम रिपीटेड एंट्री, और एंट्री विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये एक ही बात है। ये थोड़ी स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज हो गई, वो सादा सरल लैंग्वेज हो गई, मैक्सिमम रिपीटेड एंट्री। ठीक है, समझ आया? बोलो मीन मतलब, मोड मतलब, वाह मोड पूछा था। ठीक है, गधे बनो, घोड़े मत बनो, है ना? हाँ, मोड मतलब मैक्सिमम रिपीटेड एंट्री, और मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट एंट्री। अब सर क्या ये एंट्री 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 क्या लगा रखा है? एंट्री मतलब ऑब्जर्वेशंस। जो हमने कोई डेटा कलेक्ट किया तो जो भी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं हमारी शीट के अंदर, वो एंट्रीज हैं। वो क्या है? एंट्रीज के लॉग। अब सुनो, जितने भी एंट्रीज हमारे पास आई उन सबका एवरेज निकाल लो। वो तो है भी सरल सी बात है, एवरेज निकालना मैथमेटिक्स में किसको नहीं आता? सबको जोड़ो और जितने भी उनमें बांट दो। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके क्लास में मान लो सबके पास अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी रखा हुआ है। किसी के पास 10 रुपए, किसी के पास 20 रुपए, किसी के पास 5 रुपए, किसी के पास 50, किसी के पास 100। ठीक है, सबके पास अलग अलग। मैं सबसे ले लूं, टोटल करूं और सब में इक्वल बांट दूं, टोटल करूं और सब में इक्वल बांट। तो हो सकता है किसी को उतने अमाउंट मिले जितना पहले थे, हो सकता है किसी को ज्यादा मिले पिछले वाले अमाउंट से, हो सकता है किसी को कम भी मिले। ठीक है, तो अब जब सबके पास बराबर बराबर बढ़ गए, उसको बोलते हैं एवरेज। तो क्या बोलते हैं? सबसे ले लेना और सबको बराबर बांट देना, इसी को बोलते हैं एवरेज। सबको जोड़ो और जितने भी उसमें डिवाइड करो, वो होता है मीन। शॉर्ट फॉर्म में एवरेज, निकनेम मतलब सादा सरल लेमन लैंग्वेज में बात करें तो एवरेज, और स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में बात करें तो मीन या फिर अरिथमेटिक मीन। समझ आया? अब वो जो ऑब्जर्वेशन है उसका मीडियन कैसे, मीडियन का मतलब क्या हुआ? मीडियन का मतलब होता है उनको अरेंज कर दो लाइन बाय लाइन, खड़े हो जाओ सर। उनमें से जो मिडिल मोस्ट दिख रहा है वो मीडियन, वेरी इजी। मिडिल मोस्ट सबसे बीचों बीच जो दिख रहा है ना एंट्री, वो है मेरा मीडियन। वो क्या है? मीडियन। बताओ कोई दिक्कत है समझने में? नहीं है। जितने भी एंट्रीज मेरे पास है इनको बिल्कुल एज इट इज लिख दो, सजा दो। और उसमें से मिडिल मोस्ट, मान लो कि 11 एंट्री है तो मिडिल मोस्ट एंट्री होगी 6ठे नंबर होगी। तो इस तरीके से आप मिडिल मोस्ट पे आप कैसे पहुंचते हैं वो फिर फॉर्मूले में अभी अपन देखेंगे। ये तो एक एग्जांपल था। ठीक है, लेट्स से व्हाट वी आर डिस्कसिंग बाय मोड। मोड मतलब जो एंट्री बार-बार रिपीट हो रही है। जल्दी बैठो। जो एंट्री बार-बार रिपीट हो रही है, बार-बार कैसे रिपीट हो रही है? फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार एक काम करो, इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबका वेट रिकॉर्ड करो। जो हमने एक एग्जांपल लिया था, किसी ने किया 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो, 22 किलो, 30 किलो, जो भी। अब एक एंट्री बार-बार मैंने कहा बता एंट्री बता, तेरा तुमने बता क्या रिकॉर्ड किया। तो उसने रिकॉर्ड करना मतलब बताना शुरू किया। अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि किसका वेट क्या है, बस मेरे कानों में आवाज टकराई जा रही है, 30 किलो, हाँ सर 32 किलो, हाँ सर 35 किलो, ऐसे आवाज टकरा रही है। तो मैंने एक चीज नोटिस करी, यार 30 किलो 30 किलो 30 किलो बहुत बार टकरा रही है। तो ये बार बार रिपीट हो रही है, ये बार बार रिपीट हो रही है, वो है मोड, वो है मोड। जो बार बार रिपीट हो वो एंट्री मोड है। अब इसको मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहते हैं? देखो मेरे पास बहुत सारा विशाल डेटा है, ठीक है, उस डेटा का जैसे क्लास का एक मॉनिटर होता है, तो उस डेटा का एक मिडिल मोस्ट एक मॉनिटर चाहिए मुझे। एक सिंगल वैल्यू चाहिए जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, सिंगल वैल्यू चाहिए जो पूरे डेटा को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, उनका मेन रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो वो तीन तरीके के हो सकता है, या तो एवरेज, एवरेज उस पूरे डेटा का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, या फिर अगर उसको लाइन से खड़ा कर दूं जो बीचों बीच वाला है वो एवरेज, वो उसको एवरेज नहीं कहेंगे, उसको मीडियन कहेंगे, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव का काम कर सकता है। जैसे मान लो हाइट की बात करते हैं, तो मान लो मैंने हाइट वाइज अरेंज कर दिया, सबसे लंबी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे करके सब छोटी। अब मैंने कहूंगा इन सबका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, तो मैंने मिडिल मोस्ट निकाल ली जिसकी हाइट सबसे बिल्कुल मिडिल में। ठीक है, तो वो उसका रिप्रेजेंटेटिव का काम कर सकता है। मोड क्या होता है? जो एंट्री बार बार रिपीट हो, जैसे जो एंट्री बार बार रिपीट होती है, हम ऐसा मान लेते हैं कि ऐसी इस तरीके का ही वेट होगा शायद इनका बच्चों का। भाई बार बार एक ही एंट्री रिपीट हो रही है, 30 30 30 30 30 30। मैं बाहर गया, किसी से पूछा, हाँ जी वेट रिकॉर्ड किया, मैं क्या कहूंगा, हाँ करीब करीब सारे बच्चों का 30 30 किलो है। क्यों बोला मैंने 30? क्योंकि वो 30 30 30 बार बार रिकॉर्ड होकर मेरे कान में टक रहा है। तो वो भी उस पूरे डेटा का एक रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा है नहीं कर रहा है? तो ये तीन चीजें होते हैं जो पूरे विशाल डेटा का रिप्रेजेंटेटिव यानी मॉनिटर का काम कर सकती है, मीन, मीडियन एंड मोड। कुछ भी नहीं करते, एक एग्जांपल लेते हैं, मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, दैट्स इट। ओके, शुरू करें।
चलो तो वही वेट रिकॉर्ड करने वाला एग्जांपल ले लेते हैं और बच्चे ले लेते हैं हम 15 बच्चों का वेट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो 15 बच्चों का वेट मैं रिकॉर्ड करता हूं। तो मेरे पास है 30 kg सबसे पहले, देन 29, देन 30.5, 35, 34। आपका 30 to 40 होगा सबका। 50 to 60। कौन 22 42 है? चलो फिर चेंज करते हैं। 42 अगर इस रेट में तो 30 to 40 लेते हैं फिर। आप 30 to 40 नहीं, 40 to 50 लेते हैं। ठीक, 40, 40.5, 42, 44, 44.5, फिर 44, फिर 45, फिर 44, 46। अरे गिनो, 15 हो गए क्या? 15 बच्चे चाहिए मुझे। 50 बता देना, स्टॉप कर देना। 48, 46, 45। ठीक है, ओके। तो 15 बच्चों का वेट मिल गया। अब किसी ने कहा कि इसका मीन भी निकालो, इसका मीडियन भी निकालो और इसका मोड भी निकालो। इस डेटा का क्या निकालो? मीन। पहली बात तो देखो, ये भी जो डेटा है ये एक रो डेटा है। क्या है? तो रो डेटा से हम डायरेक्ट एनालिसिस नहीं करते हैं, पहले इनको टेबल्स बार ग्राफ में अरेंज करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। पर चलो ठीक है, अभी अपन वो पार्ट स्किप करके सीधे आते हैं मीन मीडियन मोड पे। ठीक है, सो मीन निकालता हूं सबसे पहले। तो मीन कैसे निकालते, क्या बताया था मैंने? एवरेज। एवरेज निकालने के लिए मीन को हम एक्स बार बोलते हैं ना। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे और जितने भी लोग हैं उसमें डिवाइड कर देंगे। तो एक सरल सा फॉर्मूला होता है, सरल सा फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले का मतलब समझना, समेशन। इसको क्या पढ़ते हैं? समेशन। क्या पढ़ते हैं? समेशन। SUMATION, समेशन। ये सम करके देता है। ये ऑपरेटर है एक मैथ्स का, वो क्या करके देता है? जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में काम करते हो अगर कंप्यूटर्स में, तो उसमें भी ऊपर एक साइन होता है समेशन, को दबाते हैं तो पूरे डेटा को सम कर देता है, जोड़ देता है। तो सम करने के लिए समेशन। ओके, अब समेशन किसका करना है? सारे ऑब्जर्वेशंस का। अब सारे ऑब्जर्वेशंस को अपन स्टैटिस्टिक्स की भाषा में एक्स से डिनोट कराते हैं। जैसे पहला ऑब्जर्वेशन x1, दूसरा ऑब्जर्वेशन x2, तीसरा ऑब्जर्वेशन x3, चौथा ऑब्जर्वेशन x4। अब 15 लोग हैं तो x1 से x15 तक जाएगा। तो अब मैं x1, x2, x3, x4 ऐसे अलग अलग लिखूं ना, मैं क्या लिखूंगा? xi। क्या लिखूंगा मैं? जहां पे i की वैल्यू बदलती जाएगी। i कभी 1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, मैक्सिमम 15 हो सकता है। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा मैं इसका फॉर्मूला? समेशन xi, समेशन xi वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to 15। 15 लोग हैं ना, where I varies from 1 to 15 whole divided by n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सबको जोड़ो और टोटल से डिवाइड करो। समझ गए? अब पहले तो टोटल लगा लेते हैं हम, रफली निकाल लो चाहे से। चलो आप देखो, 0.5 वाले दो लोग हैं, 0.5 मिलके एक बन गया। चलो एक के आगे की कहानी शुरू करते हैं। 1 and 0 1 + 2, 1 + 2 3, 3 + 4 बोलो 7 + 4 11 + 4 15 + 5 20 + 4 + 6 30 + 5 + 6 + 8 + 9 58। 58 में से 8 तो लिख दूंगा मैं और रिमाइंडर बचा 5। 5 से कहानी शुरू करते हैं। 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 25 + 4 29 + 4 33 + 4 37 41 41 और 5 46 50 54 58 63 67 67 हो गई। तो 678 हो गए। डिवाइडेड बाय टोटल लोग कितने? 15। 0.5 तो हो गए ना। एक शुरुआत उससे से तो करी थी हमने। ठीक है, ओके। तो 678 डिवाइड बाय 15 हो गया। अब एवरेज निकालने के लिए डिवाइड कर दूं मैं, सबसे सबका वेट ले लिया और सबको बराबर बराबर बांट दिया मैंने। ठीक है, हाँ 15 4 जा 60 बचा 7 7 और 8 78 15 5 जा 75 78 में से 75 गया तो 3 3 से बना 30
पॉइंट लगाओ 15 2 जा 30। सो ये एवरेज वेट आ गया एक बच्चे का 45.2। समझ गए? क्लियर है? तो ये हमारा मीन सॉल्व हो गया। वेरी इजी। सबको जोड़ो और टोटल से डिवाइड करो। इतना सही तो काम करना है, नहीं कर सकते क्या? बस ये फॉर्मूला से बच्चे क्या फॉर्मूला, इसका मतलब है देखो मैं ऐसे लिखूं अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो आप कहते हैं सर इतना बड़ा फॉर्मूला। देखो मैं ऐसे लिखवाता आपको कि बेटा मीन होता है ना, वो ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ऐसे चलता जा टोटल 15 है ना तेरे पास, ऐसे करके 15 को जोड़। अब आप कहते हो, अब आप कहोगे सर ये 15 की जगह आपको 1500 हो जाए तो सकते हैं, 2500 हो जाए तो, 25,000 हो जाए तो क्या लिखे बैठ के? नो। आप देखो इसमें बदल क्या रहा है, ये नीचे का नोटेशन, ये सीक्वेंस है इसका, ये पहला नंबर दूसरा नंबर, ये सीक्वेंस बोलते हैं, सीरियल नंबर बोलते हैं ना। तो ये सीरियल नंबर ही बदल रहा है, तो जो बदल रहा है उसकी जगह आई लिख दो और आई की वैल्यू लिख दो, कहां से कहां वैल्यू करनी है, 1 से लेके 50, यानी i1 x1 से लेके x50 तक, और समेशन नोटेशन लगा दो, यानी सबको जोड़ दो। समझ गए? इस पूरी चीज का ये शॉर्ट फॉर्म है, ये जो पूरी चीज देख रहे हो इस पूरी चीज को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, समझ गए? और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको अपन स्टैटिस्टिक्स की भाषा में कैपिटल एन से डिनोट करा। तो ये मीन क्लियर हो गया क्या सभी का? चले मीडियन पे चले बेटा, चले। ओके, अब मीडियन क्या चीज होती है? इतनी बातचीत क्यों हो रही है आपके उस वाले ग्रुप के अंदर? 15 इनको गिनने से आया, 1 2 3 4, काउंटिंग सिखाऊं? सम करने से तो 678 आया ना, सम करने से तो 678 आया। गिनना और सम करना दो अलग अलग बातें होती, ठीक है? हाँ जी, तो मीन तो हो गया। अब मीन के बाद अगला क्या था? मीडियन, उसके बारे में बात करते हैं। तो मीडियन के लिए हमको, मीडियन का मतलब क्या है ये बताओ? मीडियन का मतलब क्या है? मिडिल मोस्ट एंट्री, बीचों बीच वाली एंट्री। अब बीचों बीच वाली एंट्री निकालने के लिए ये डेटा जिस फॉर्म में गिवन है वो हमारे काम का नहीं, फिर क्या करें? इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, भाई मैं कहूंगा लाइन से खड़े हो जाओ, तो ऐसे छोटे बड़े दोनों खड़े करो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में खड़े करूं या डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़े, ऐसे करूंगा। तो मेरा जो डेटा होगा उसको पहले या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। किसके लिए? मीडियन के लिए। मीन के लिए कोई जरूरी नहीं है, मीन में तो जोड़ना ही है ना, इधर से जोड़ो उधर से जोड़ो, जोड़ तो एक ही आता है। तो मीन की का क्वेश्चन आ जाए तो अरेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीडियन का क्वेश्चन आ जाए तो अरेंज करने की जरूरत है। तो इनको अरेंज करो। इनमें सबसे छोटी एंट्री या तो असेंडिंग में कर लो या डिसेंडिंग में, सबसे सही तरीका है असेंडिंग ऑर्डर में। तो मुझे बताओ इनमें सबसे छोटी एंट्री कौन सी दिखाई दे रही है? 40, सबसे छोटी 40 है बस, ठीक है, तो मैं अरेंज करता हूं उसको। 40.5 इसका काम हो गया। 40 के बाद 40.5, ठीक है। नेक्स्ट बताओ इसका काम, ऑलरेडी अरेंज है क्या? हाँ नेक्स्ट 42, अच्छा शुरू के 3 तो अरेंज है, ठीक है। नेक्स्ट फिर 44 है, और 44 1 2 3 3 बार है, 44 44 मल्टीप्लाई थोड़ा ना करेंगे पावर 3 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी 3 हो गई 44 की, ठीक है। 44 के बाद 44.5 के बाद फिर 45 दो बार है, 45 अब 46, ये यहाँ 46 कितनी बार है? एक बार दो बार 46, ठीक है। 46 दो बार हो गया। 48 49 और 50 दो बार, ठीक है। अब एक बार आप इनको जब भी अरेंज कर लें तो एक बार फिर से काउंट कर लें 15 के 15 है या नहीं है। अगर 15 से कम ज्यादा है तो हो सकता है आपने कोई मिस कर दिया हो, यह भी हो सकता है कि डबल काउंट कर लिया हो, लेकिन 15 के 15 निकले तो दैट मींस यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग, यू हैव नॉट डबल काउंटेड एनीथिंग। चलो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है 15 ही है। पहले भी 15 थे अभी 15, यानी कोई भी डबल बार काउंट नहीं हुआ। जैसे कहीं घूमने जाते हैं तो पहले गिन लेते हैं ना 15 लोग थे, अब दूसरे स्टेशन में पहुंचे गिनो अपने आप को 15 हो कि नहीं हो, कोई रह तो नहीं गया, या अपने बैग्स गिनते हैं जब अपन, तो उसी तरीके से एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे आप पहले गिन लो, ठीक है। अब मीडियन निकालना आसान है। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला भी होता है वैसे तो, और सरल सी भाषा में बात करें तो मिडिल मोस्ट एंट्री, जिसको हम लेटर एम से भी डिनोट कराते हैं,
ट्राइंगल के अंदर भी जो मीडियन बनता है ना वो होता है जो ट्राइंगल को 200 में तोड़ दे। मीडियन मतलब बीचों बीच वाला होता है। ट्राइंगल के ज्योमेट्री वाले सेक्शन में भी मीडियन का मतलब वही होता है, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स वाले सेक्शन में भी मीडियन का मतलब वही है, बीचों बीच। अब बीचों बीच तक कैसे पहुंचा जाए, तो सरल सी लेमन लैंग्वेज में बात करूं बीचों बीच तक पहुंचने का। एक पहला हटाओ आखिरी हटाओ, सेकंड हटाओ सेकंड लास्ट हटाओ, तीसरा हटाओ थर्ड लास्ट हटाओ, फोर्थ हटाओ फोर्थ लास्ट हटाओ, फिफ्थ हटाओ फिफ्थ लास्ट, सिक्स्थ लास्ट, सेवंथ लास्ट, कौन बचा? 45। तो ये मिडिल मोस्ट एंट्री है, या मिडिल मोस्ट एंट्री है, इसको क्या लिख दूंगा 45 kg आंसर। हाँ मैं मानता हूँ तेरी बात सर, कल को ज्यादा हो जाए तो क्या करें, ये पूछना चाह रहा है? वो भी बताएंगे ना, वो भी बताएंगे सर। 44 सर आपने कहा था ना वो छठा जो 1 2 3 4 मैंने कब कहा छठा होगा? मैंने ऐसा कब कभी छठा ही होगा? इस किसी पर्टिकुलर डेटा में छठा भी हो सकता है, इसमें तो सातवां होगा। ठीक है, अब सुनो मिडिल मोस्ट एंट्री समझ में आ गई। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम कि अभी लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो इधर से काटा इधर से काटा इधर से काटा हो गया ना, कल को ज्यादा हो जाए फिर एक तो प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अभी तो 15 लोग थे तो बीचों बीच एक ही बैठा था, कल को 16 हो जाए तो बीचों बीच तो एक भी नहीं बैठेगा, कट जाएंगे सारे, बीच में खाली मिलेगा 0। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम्स तो है। अब सबसे पहले मैं इवन नंबर वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, जैसे 15 ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर के कैसे तो बीचों बीच एक जना मिलेगा, लेकिन इवन नंबर के कैसे बीचों बीच एक जना नहीं मिलेंगे, दो तो मिलेंगे, दो तो मिलेंगे बीचों बीच, उन दोनों का एवरेज ले। क्या कहा मैंने? उन दोनों का। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं एक ऑब्जर्वेशन और बढ़ा दूं, 50 और लिख दूं, तो अब मेरे पास 16 हो गए, 16 हो गए, तो 16 में से 14 तो बच जाएंगे, 7 इधर 7 इधर, बीचों बीच 7वां और 8वां ऑब्जर्वेशन बचेगा। 45 के बाद 45 एक और बचेगा। अब ये तो दोनों सेम ही है, तो 45 सेम है, तो एवरेज भी 45 है। लेकिन लेट्स से ये अलग अलग होते हैं, तो इन दोनों को जोड़ता तो डिवाइडेड बाय 2 कर ले। इन दोनों का एवरेज है, इन दोनों का मीन ले लो, मीन निकाल लेते हैं ना अपन पहले। इन दोनों को क्या करो, जोड़ो और डिवाइडेड बाय। अब ये दोनों तो सेम है, तो सेम क्या प्रॉब्लम है, चलो क्यों बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है अभिषेक? मैंने लिखा नहीं वाला तो उसको क्यों बता रहा है? वो भी सर ऐसे पढ़ी थी जब तुमने इतनी देर से बातें कर रहा है, इतनी देर से केवल ये बात कर रहा है, नहीं क्या बात कर रहा है? क्या कौन सी कॉपी की बात कर रहे हैं? पढ़ा होना ही पढ़ा, मैं करंट को बराबर है। बोल क्या बात कर रही है? क्या सर ये बात कॉपी ले रहा हूं, बुलाओ पेरेंट, पेरेंट बुलाओ सर बोल। अरे तब ये हाथ ऐसे रख के बताता है ऐसे, तो वो देखिए ज्यादा मैंने सुना हाथ रखा मुझे याद नहीं पढ़ा पढ़ेगा कोई बात कर रहा था, तो मैंने बोला तू आगे बैठना, फिर तू पीछे पहुंच जाता है थोड़े थोड़े बार, तो दो लोग बैठ के वहां पे फिर बैठ बैठे काम नहीं होती वहां पे, वो अलग बात होती है। मेरे मुंह पे है तू लीडर है। तुम्हारे ऊपर में भी ऐसे जमीन पे बैठ के पढ़ते सब कुछ लोटपोट हो जाता है, तुमको तो बैठने पे बैठने को मिल रहा है। ठीक है, इवन नंबर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऑड नंबर आ जाए तो बीचों बीच एक एंट्री मिल जाएगी, इवन नंबर में दो मिले, यही तो होगा ज्यादा से ज्यादा पूरी से पूरी हालत में, उन दोनों का एवरेज ले लेंगे। अब बस प्रॉब्लम ये है कि सर बहुत सारे अगर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाए तब क्या करें। तो एक्चुअली देखो ये तो अभी हमारा एक देसी भाषा वाला तरीका था जो हमने किया, इधर से काटे ऐसे थोड़ा ना कर, ये मजा नहीं आया, स्टैंडर्ड तरीका तो नहीं हुआ ना, ये मैथमेटिकल तरीका तो नहीं हुआ, तो फॉर्मूला है हमारे, क्या है फॉर्मूला। अब मैं फॉर्मूला से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, मीडियन को फॉर्मूला सॉल्व करूं सी, तो ये काटना कूटना छोड़ो, अब आओ मीडियन का फॉर्मूला। तो बेटा मीडियन के दो फॉर्मूले हैं, कितने? एक तो है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो, और एक है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो। अभी ऑड है तो ऑड वाला लगाएंगे, पहले गिन लेंगे टोटल कितनी है, जैसे 15 ऑड नंबर है,
तो ऑड वाला लगा देंगे। 16 इवन नंबर है, इवन नंबर वाला लगा देंगे। 18 इवन है, इवन वाला लगा देंगे। 19 ऑड है, ऑड वाला लगा देंगे। दो ही फॉर्मूले, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर या तो इवन होता है या ऑड होता है। ठीक है, ओके। अब ऑड वाला फॉर्मूला देखो, अभी मैं लिखूंगा, लिखते टाइम आपको भयानक सा लगेगा, बट आप थोड़ा सा सब्र रखना, मैं लिखने वाला हूं। ऑड नंबर का फॉर्मूला है n/2 प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन। होल्ड ऑन, अभी सब समझ में आएगा। n/2 प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन। और एक बार इवन का भी लिख देता हूं, इवन का उससे भयानक है। n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस वनथ। तो हमारी मर्जी, ऑप्शन थोड़ा दे रहा हूं आपको, वो वाला चूज करोगे या वाला चूज करोगे, हमको दोनों याद करने हैं। अच्छा, वो तरीका, तो टेली मार्क्स जब मैं 5000 ऑब्जर्वेशन दूंगा फिर क्या करेगी? टेली मार्क्स करती रहे। अरे बेटा बुक में ही है, मैं क्या दूंगा, क्वेश्चन ही है। हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5000 भी होंगे, उसमें भी पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी तो लो लेवल पे सीख रहे हैं डेटा। अगर मुझे बात बताओ, अगर 15 ऑब्जर्वेशन का डेटा होता तो उसके लिए क्या इतना चैप्टर तैयार होता? ऑब्वियसली वास्ट डेटा होता है, इसलिए तो चैप्टर तैयार हुआ है। ठीक है, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइडेड बाय 2। अब सी ने, अब ठीक है, अब फॉर्मूला में प्रोसेस करें। देखो, n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ, जब मेरे पास, मेरे को क्या करना है, इनको बीचों बीच पहुंचना है। टोटल ऑब्जर्वेशन में मुझे कहां पहुंचना है? बीचों बीच। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 15 है, यानी ऑड नंबर है। तो 15 ऑब्जर्वेशंस में बीचों बीच कैसे पहुंचूं? अब बीचों बीच पहुंचने के लिए हाफ तो करना ही पड़ता है, डिवाइडेड बाय 2 तो अब मैं 15 को डिवाइडेड बाय 2 करूं तो 7.5। 7.5 नंबर वाला ऑब्जर्वेशन तो होता ही नहीं, या तो 7 का होता है या 8 का होता है, 7.5 वाला तो होता ही नहीं। तो मैं डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद मैं डेसिमल से बचना चाहता हूं, तो मैं पहले एक जोड़ के फिर डिवाइडेड बाय 2 करता हूं। तो फॉर्मूला क्या देगा? ये गलत लिखा हुआ है इसमें, वो n/2 नीचे वाले कॉपी हो गया। दिस इज n+1/2। पहले 1 ऐड करेंगे फिर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। पहले 1 ऐड करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है ना, तो ऑड को 2 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, डेसिमल आ जाएगा। एक जोड़, तो 15 और 1 16। 16 को अब मैं अगर 2 से, क्या आ जाएगा? 8। यानी 8वें नंबर का ऑब्जर्वेशन बीचों बीच होगा। सोचो जरा, 15 ऑब्जर्वेशंस में से 8वें नंबर का ऑब्जर्वेशन बीचों बीच वाला होगा नहीं होगा? 1 2 3 4 5 6 7 इधर गए और 7 इधर गए, 14 और 8वें नंबर वाला ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या कह रहा है? n+1/2 ऑब्जर्वेशन ही हमारा आंसर है। n यानी कि 15, 15 और 1 16, 16 का आधा 2, 8 के आगे th लगाओ, यानी 8th ऑब्जर्वेशन हमारा आंसर है या नहीं? गिन लो, समझे क्या? 8th ऑब्जर्वेशन सर कहां से गिनो? आगे से पीछे से, कहीं से भी गिन ले, एक ही जगह है। अगर हम आगे से 8 ऑब्जर्वेशन गिनेंगे या पीछे से गिनेंगे, एक ही जगह पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे 15 ऑब्जर्वेशंस में? यस और नो? ठीक है, तो इस तरीके से मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई होता है। जैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखें तो मीडियन बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा? ऑड वाला n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 4 के आगे कोई सीक्वेंस बताते हैं तो 4th 5th 6th लगाते हैं ना, तो अभी आप सीक्वेंस लिखना चाहते हो तो th तो लगेगा। n+1/2 आंसर नहीं है, n+1/2 वाला जो नंबर आएगा वो आंसर नहीं है। उस नंबर पे जो नंबर बैठा है, जो एंट्री बैठी है, वो आंसर है। ये तो सीक्वेंस है इसका, ये तो उसका सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर पे जो एंट्री बैठी है वो आंसर है, तो उस नंबर वाला ऑब्जर्वेशन आंसर है, ना कि वो नंबर आंसर। समझ गए? ओके, तो n+1/2, तो n की वैल्यू क्या थी? 15 प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, भी शॉर्ट में लिख देता हूं OBS। 15 और 1 16, 16/2th ऑब्जर्वेशन। ओके, 16/2 यानी कि 8th ऑब्जर्वेशन। अब 8th तो समझ में आता है क्या होता है? 8वां। 8 आंसर नहीं है, 8वें नंबर वाले जो बेटा है वो आंसर है। आप ऐसे नहीं लिख सकते आंसर 8 है। 8 किलो तो वजन ही नहीं किसी का, 8 आंसर कैसे हो सकता है? 8वें नंबर, इस हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें 8 किलो वजन है किसी का? नहीं है ना? ओके, अब 8th ऑब्जर्वेशन आपको काउंट करना पड़ेगा, या तो आगे से या पीछे से, कहीं से भी काउंट करो।
तो वही आएगा। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 45 पे होगा, इधर से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अगेन 50 पे होगा, तो 45 केजी मेरा आंसर हो जाएगा। समझ आया मीडियन का तरीका? यस सर। 45। अब एक लास्ट चीज बचती है, मोड। मोड क्या होता है? जो एंट्री बार बार रिपीट हो। तो इसमें कौन सी एंट्री सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई? 44। जेड, मोड यानी कि जेड। मोड जिसको हम जेड बोलते हैं इक्वल टू कौन ऑब्जर्वेशन। अब देखो एंट्री वर्ड तो हमारा देसी भाषा वाला वर्ड है, कौन सी एंट्री कौन सी एंट्री, लेकिन स्टैटिस्टिकल भाषा में उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? जो बार बार रिपीट। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? रेपिटेशन। जैसे कोई एंट्री 3 बार रिपीट हुई तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3, जैसे कोई एंट्री 10 बार रिपीट हुई तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी सबसे ज्यादा बार रिपीट होना। तो मैं ऐसे कह दूं तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, या फिर मैं ऐसे कह दूं जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, बात एक ही हो गई। तो ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो कौन से ऑब्जर्वेशन है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही थी हमारे कलेक्टेड डेटा में? तो देखो हमने क्या देखा था, 44 3 बार आया था, 1 2 3, और कोई भी ऑब्जर्वेशन इससे ज्यादा बार नहीं आया। तो आंसर 3 नहीं होगा, आंसर 44 होगा। 3 तो उसकी 2 बार ही तो हुआ है वो, 44.5 तो एक बार ही है ना। 3 बार से ज्यादा रिपीट हुआ है क्या कोई भी ऑब्जर्वेशन? मैक्सिमम टाइम ये रिपीट हुआ है। तो हमारा आंसर 3 नहीं होगा, 3 तो उसकी फ्रीक्वेंसी, हमारा आंसर 44 होगा। वो ऑब्जर्वेशन हमारा आंसर होगा। ओके, सो 44 केजी विल बी द मोड। बस खत्म कहानी। 44 केजी इज द मोड। इसमें आप लिख भी सकते हो विद फ्रीक्वेंसी 3, ये 3 बार रिपीट हुआ है। अगर आप बताओ तो ठीक है, नहीं भी बताओ तो आंसर तो 44 केजी है। ठीक है, समझ आया? मैंने बैग्स पैक करने के लिए नहीं बोला। ठीक है, मीन मीडियन मोड समझ में आया अच्छे से? मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले समझ में आ गए अच्छे से? ओके ठीक है, अब लिखो 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 लिखो, नहीं खड़े खड़े लिखो तुम। हाँ ठीक है, रात बाकी अभी। ठीक है, आओ मीन के बारे में लिखेंगे, जल्दी शुरू हो जाओ। स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग। नो, कुछ बातें हैं जो डिस्कस नहीं होती, अभी बीच में डिस्कस करेंगे। इसको डिलीट कर देता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं। मीडियन निकाल लिया, मीन निकाल लिया। अब मीडियन का वो वाला फॉर्मूला भी डिस्कस नहीं कर पाए, अभी क्वेश्चंस में कर लेंगे। कौन सा? इवन नंबर वाला। ठीक है ना, जो सेकंड फॉर्मूला था, फर्स्ट फॉर्मूला डिस्कस कर पाए, सेकंड नहीं कर। ठीक है, सो मीन के बारे में लिखो। लेट x1 x2 x3 x4 अप टू xn, ये सारे मान लो ऑब्जर्वेशन हैं डेटा कलेक्टेड के। कौन कौन से हैं? x1 x2 x3 ऐसे चलते जा रहे हो, xn कोई नेचुरल नंबर है, x10 भी हो सकता है, x20 भी हो सकता है, x30 भी हो सकता है। ये सारे ऑब्जर्वेशन हमने मान लिए जो कि डेटा कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज में अपने को मिले। पहले कलेक्ट किया फिर ऑर्गेनाइज किया, उसके ये सारे ऑब्जर्वेशंस मिल गए, मिल गए। नाउ मीन ऑफ दिस डेटा इज कैलकुलेटेड बाय, इसका मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता रहे हैं अब आपको। कैलकुलेटेड बाय, बता दें फॉर्मूला, रेडी? बताएं। अब सरल सा फॉर्मूला, लेमन लैंग्वेज वाला फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ। ये तो है लेमन लैंग्वेज वाला फॉर्मूला, ये है लेमन लैंग्वेज। लेमन लैंग्वेज का मतलब समझते हो? देसी भाषा, देसी भाषा वाला ऑब्जर्वेशन। भाई सरल सी भाषा में कोई पूछे क्या होता है भैया बता, तो उसको कह देना यार सबको जोड़ दे और डिवाइड कर दे। सर अगर 5000 एंट्री का सबको सॉल्यूशन आते हैं तो जब 5000 एंट्रीज आएंगी तो 5000 एंट्रीज का डेटा कैसे मिलेगा वो सोच जरा। ऐसे मिलेगा तेरे को ऐसे लिस्ट बनी हुई? नहीं मिलेगा ना, वो अरेंज करके मिलेगा, तो उसको उस टेक्निक से ही जोड़ेंगे। वो टेबल में अरेंज मिलेगा या कोई पाई चार्ट बना हुआ होगा, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्टेड होगा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्टेड होगा वो, है ना? समझ गए? क्वेश्चन उसको भी तो देना है, तो सोचना तो उसको भी है, भाई मैं दूं कैसे क्वेश्चन। लिख लिया? नो सर। नो सर। ठीक है, अब इसका जो हमको फॉर्मूला, ये तो सरल भाषा वाला फॉर्मूला है, जोड़ो और डिवाइड करो।
अब जो फॉर्मूला आपने को फ्रिक्शंस में लिखना होता है इस चैप्टर के लिए, वो फॉर्मूला है समेशन xi डिवाइडेड बाय n। समेशन xi डिवाइडेड बाय n। ये टेढ़ा m है, राइट साइड पे फेस करता हुआ है, राइटवर्ड फेसिंग m है ये समेशन। अच्छा कई बच्चे इसको सिग्मा बोलते हैं पर ये सिग्मा है नहीं। सिग्मा ये होता है, ये वाला होता है सिग्मा साइन, दिस इज सिग्मा। ये सिग्मा होता है, ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना। हाँ जो भी है, ग्रीक लेटर है, ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है ये, ग्रीक अल्फाबेट का लेटर। सर वो सर सब्जेक्ट के ऊपर क्या लिखा है आपने? एन स्मॉल एन। तो वो स्मॉल एन का मतलब क्या होता है? स्मॉल एन का मतलब अभी बता रहा हूँ, लिख तो सही। तो ये तो मजा आएगा। SIGMA। ठीक है, फॉर्मूला देखें। अब आप कह रहे हो ये क्या लिखा हुआ है, देखो समेशन xi यानी x1 x2 x3 सबको जोड़ना है, जहां पे i की वैल्यू मिनिमम 1 होगी, भाई पहली पे एंट्री को x1 ही कहोगे तो मिनिमम i की वैल्यू 1 होगी, ऐसे दोनों कहोगे -1। -1 नंबर की कोई एंट्री होती है, सीरियल नंबर अपन कोई भी लिस्ट बनाते हैं तो पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो i की वैल्यू, i क्या है वहां पे, उसका सीक्वेंस है। ये i इसके टेल में लगता है, टेल मतलब यहाँ पे नीचे, इसके सामने नहीं लगता। सामने का मतलब तो हो जाएगा x इंटू y, जैसे ए बी का मतलब होता है ए इंटू बी, एक्स वाई का मतलब होता है एक्स इंटू वाई। तो अगर सामने खड़ा करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स इंटू वाई, सामने नहीं लगाएंगे, नीचे टेल में लगाएंगे। ठीक है ना, समझ गए। सफिक्स सुपरस्क्रिप्ट ऐसे समझते हो ना, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, तो सबस्क्रिप्ट में लगाएंगे नीचे टेल में। ठीक है, आई की वैल्यू मिनिमम 1 होगी और ज्यादा से ज्यादा क्या होगी वो तो सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताएगा, तो मुझे पता नहीं है ना कितने होंगे, तो जो भी होंगे एक नेचुरल नंबर होगा। आपने कहा 10 ऑब्जर्वेशन, 10 एक नेचुरल नंबर है। आपने कहा 20 ऑब्जर्वेशन, 20 भी एक नेचुरल नंबर है। आपने कहा 50 ऑब्जर्वेशन, 50 भी एक नेचुरल। तो अभी हमको पता नहीं है ना, इसलिए हमने स्मॉल लेटर एन लिख दिया, यानी कोई भी नेचुरल नंबर टाइप तक ये जा सकता। ठीक है, और कैपिटल एन का मतलब वही होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन का फॉर्मूला डन। मीन का एक एडवांस फॉर्मूला भी है क्या, देख लेते हैं। अब ये मीन का एडवांस फॉर्मूला भी नहीं डिस्कस करेंगे हम, आपके किसके आ रहा है ये कोर्स में, बताना एक बार मुझे। कौन कह रहा था है? ठीक है, ठीक है, तो ये एडवांस वाला फॉर्मूला हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, एक और फॉर्मूला, लेकिन वो मीडियन का फॉर्मूला है, वो फिर अगले साल ही कर लेंगे, अगले साल तो इससे भी 3-4 फॉर्मूले अभी मीडियन का। ये मीडियन ही चल रहा है। ओके देखो ज्यादा हो गया स्क्रीनशॉट सबके ले लो, पूरी क्लास 10 का ले लो, फीस जमा करा जाओ। चलेगा? ऐसे करोगे तो सबका ही दूंगा और नहीं करोगे तो एक का भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मीडियन, मीडियन के बारे में डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब मीडियन। while calculating the median of the given data, सबसे पहला काम क्या किया जाता है, उसको किस में अरेंज किया जाता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। हाँ हमारे ऊपर है, आंसर तो सेम ही आएगा, पीछे से गिनो या आगे से गिनो, आप खुद सोचो डिफरेंट आएगा क्या आंसर, तो बस तो फिर हमारे ऊपर है। while calculating the median of the given data, first of all we need to arrange the data in either ascending order or descending order, इधर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज करेंगे। हो गया अरेंजमेंट? ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आफ्टर अरेंजमेंट करने के बाद द सेकेंड स्टेप, अब आप बातें करने में मशगूल हो ना, क्या करें। आफ्टर अरेंजमेंट द सेकेंड स्टेप इज टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगला स्टेप क्या होगा कि नंबर गिनो कि टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने लोग वहां पे हैं उसको गिनो, और उसको अपन क्या कह सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है जितने ऑब्जर्वेशन है उसको गिनो। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि सेकंड स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि सेकंड स्टेप इज टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। काउंट हो गए। अब जो आपकी एन की वैल्यू आई है, या तो वो ऑड आई हुई होगी या फिर वो
इवन आई होगी। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ऑड आई होगी या। अब अगर n की वैल्यू ऑड आई है तो फॉर्मूला ये है, लिखो इफ द वैल्यू ऑफ n इज, लिखो इफ द वैल्यू ऑफ n इज ऑड देन द फॉर्मूला इज दिस। लिख लिया, लिखो सारे लोग लिखो। अभी और गए ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऑड नंबर का फॉर्मूला, इवन नंबर का। बट इफ n इज एन इवन नंबर, अगर n एक इवन नंबर है तो, बट इफ n इज एन इवन नंबर देन द फॉर्मूला आप देख पा रहे हो वो है देन मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। लिख लिया मीडियन का फॉर्मूला, दोनों हो गए। अगर n ऑड नंबर है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, अगर n इवन नंबर है तो नीचे वाला फॉर्मूला। क्यों, आप तो कह रहे थे दे देना, हवा निकल गई। ठीक है, ओके चलो। अब है लास्ट थिंग, मोड, तीसरा सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मोड। हाँ, तो बड़ा सरल सा फॉर्मूला है, z इक्वल टू ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इससे सरल कोई फॉर्मूला नहीं होता। वो मतलब डेफिनेशन हम अगले साल देखेंगे। बस देखो उसकी, उसके फॉर्मूले में उसकी डेफिनेशन छुपी हुई है, यस और नो, है ना। थैंक यू फॉर व्हाट, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, लिख लिया ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मोड के बारे में बस इतना ही जानना है। अब इस कल भगा दिया था, कल कल मस्ती थी कर रहे थे आप लोग, और आज पढ़ाई कर रहे। क्या करना था अभी, और अपने अपने घर पे जाके कर लिया करो, मेरे को नचाना था। हाँ देखो उसको कितनी भूख लग रही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। कल टेस्ट होगा, ओके।